मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम रांगे राघव द्वारा रचित बिरादरी बहार कहानी की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कि वर्तमान में बिरादरी के बाहर होकर आज रिश्तेदारी ढूंढना या उस समय की प्रासंगिकता थी और वर्तमान में कितना महत्वपूर्ण है, या आज भी यह कितने महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नई बिरादरी और उसके बाहर जाने की छटपटाहट। सुंदर, सुशील, सुशिक्षित व स्वजाति बहू की खोज में निरंतर निकलने वाले अधुनातन वैवाहिक विज्ञापनों और खाप पंचायतों के नित्य प्रति बढ़ते उत्तर आधुनिक सामंती फैसलों के बीच फरवरी 1961 में प्रकाशित राजेंद्र जी की बहुचर्चित कहानी बिरादरी बहार की याद आना कई कारणों में स्वाभाविक है और सामयिक भी। उल्लेखनीय है कि 1961 से अब तक भारतीय समाज में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ बदलने के बाद भी कुछ खास कर जाति व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे संस्कार आज भी बहुत हद तक वही है। जो बदलाव दिखता है वह ऊपर ऊपर ज़्यादा है। हमारी जड़ों में अब भी हमारे वही पुराने जाति संस्कार कुंडली मारकर बैठे हैं। तभी तो आर्थिक और मजबूरियों के दबाव के कारण विभिन्न जातियों के बीच रोटी के संबंध भले ही बदल गए हों, बेटी के संबंध एक बड़े सामाजिक हिस्से में अब भी जाति बिरादरी की सीमाओं के भीतर ही बनाए और निभाए जाते हैं। शादी संबंध के मामलों में जाति की परंपरा पोषित परिसीमाओं का अतिक्रमण आज भी आसान नहीं। यह अपने पीछे अनेक तरह की वर्जनाएं, लांछनाएं लेकर आता है। यही कारण है कि जाति बिरादरी बाहर जाकर शादी करना आज भी समान रूप से प्रगतिशीलता की निशानी मानी जाती है। शादी संबंध के मामलों में जाति की इन परंपरा पोषित सीमाओं का अतिक्रमण आज भी आसान नहीं। यह अपने पीछे अनेक तरह की वर्जनाएं, लांछनाएं लेकर आता है। यही कारण है कि जाति बिरादरी के बाहर जाकर शादी करना आज भी समान रूप से प्रगतिशीलता की निशानी मानी जाती है। अपने लिखे जाने के 60 वर्षों के बाद यदि बिरादरी बाहर बदली हुई परिस्थितियों में भी उतनी ही सामयिक, प्रगतिशील और प्रासंगिक कहानी लगती है, तो इसके पीछे स्वजाति शादी को मिलने वाली अनिवार्य सामाजिक स्वीकृति एवं सुरक्षा और उसके समानांतर विजाति शादी की राह में आज भी कदम दर कदम दरपेश होने वाले असहयोग का बहुत बड़ा हाथ है। राजेंद्र जी की अन्य कहानियों यथा जहाँ लक्ष्मी कैद है या एक कमज़ोर लड़की की कहानी आदि, जो अपने रचना काल में उतनी ही महत्वपूर्ण थी और राजेंद्र जी के कथाकार की निर्मित में जितना बड़ा योगदान है कि समकालीन प्रासंगिकता के संदर्भ में ऐसा ही नहीं कहा जा सकता। राजेंद्र जी अपनी कहानियों की तरह इस कहानी में भी अपने अनुभव को पुनर्सृजित करते हैं। एक ऐसा अनुभव, सत्य, जो किसी खास व्यक्ति से शुरू होकर अंततः पूरे समाज का हो जाता है। व्यक्ति सत्य बनाम समाज सत्य के द्वंद्व और उनकी टकराहटों से उपजी चिंगारियाँ, जिसमें आधुनिक प्रगतिशील की ऊर्जा भी शामिल है, इस कहानी की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरों के बहाने अपने भीतर और अपने बहाने दूसरों के भीतर झांकते हुए जाति, नैतिकता और मूल्यों की टकराहट की जो तस्वीर यह कहानी उकेरती है, उसकी कुछ छवियां आज भी आप भी देखिए। ऊपर रोशनी है, नीचे अंधेरे में खड़े
होकर ऊपर देखेंगे तो इन्हें कोई देख थोड़े ही पाएगा। पेशकार के पास बैठे बैठे उन्हें अफसोस हो रहा था। एक बार इस नए आदमी को देखे तो सही कि आखिर मालती ने इसमें क्या पाया। वे जरा खंभे की आड़ में खड़े होकर ऊपर देखने लगे। वे अनजाने ही एकाध कदम उधर बढ़े भी, लेकिन ऊपर की रोशनी दो एक सीढ़ियों पर आती थी। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। वे कंधे कंधे ढीले डालकर लौट आए। प्रसंगवश यह बताना जरूरी है कि सीढ़ियों में ताक झांक करने वाले ये सज्जन वही पारस बाबू हैं जिन्हें कभी बेटी मालती के अंतर्जातीय विवाह के फैसले का जान सुनकर दिल का दौरा पड़ाया था। और यह नया आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका वही विजाती दामाद है जिसे मालती ने अपनी इच्छा से वरा था। पारस बाबू का नीचे अंधेरे में खड़े होकर अपने दामाद को यूं देखने की कोशिश अपने प्रतीकार्थों में भी भीतर के बहाने बाहर और बाहर के बहाने भीतर देखने का ही उपक्रम है। यह बताना जरूरी है कि पारस बाबू यदि मालती के निर्णय के विरुद्ध हैं तो उसके पीछे कोई तर्क या विवेक न होकर लोग क्या कहेंगे की मनोग्रंथि ही है। लोक और समाज में व्याप्त रूढ़ियों और तथाकथित इज्जत की चिंता में वे भूले जा रहे हैं कि वे उन स्थितियों की मन ही मन कल्पना करते हैं जब वे बाजार जा रहे हैं और लोग एक दूसरे को कूहनी मारते हुए उन पर फप्ती कस रहे हैं कि इन्हीं पारस बाबू की बेटी ने गैर जाति के लड़के से शादी कर ली है। सामाजिक प्रतिष्ठा के चले जाने का यह भय उस पर इस कदर हावी है कि वे खुद तो शादी में नहीं ही सम्मिलित होते हैं, अपनी पत्नी को भी नहीं जाने देते। इतना ही नहीं, शादी वाले दिन घंटे घंटे पर माँ की हालत बिगड़ने का तार भी भेजते रहते हैं ताकि येन केन प्रकारण शादी स्थगित हो जाए। लेकिन बाद में यह सुनकर कि शादी में उम्मीद से ज़्यादा लोग शामिल हुए और सब कुछ हंसी खुशी संपन्न हो गया, उन्हें गहरा सदमा लगता है। पारस बाबू शायद इस शादी के लिए तैयार भी हो जाते यदि लड़का उनसे ऊंची जाति का होता, लेकिन मालती ने तो यह भी ख्याल नहीं रखा और अपने से नीची जाति के लड़के को चुन बैठी। अपने से ऊंची जाति का लड़का स्वीकार होने की यह स्थिति दरअसल मनुस्मृति के उस सिद्धांत से ही संचालित होता है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अपने और अपने से नीचे के सभी वर्णों की लड़कियों से शादी करने की छूट दी गई है। बिरादरी बाहर में मालती का यह अंतर्जातीय विवाह संपन्न कराकर राजेंद्र जी मनु संहिता की उस रूढ़ मान्यता को भी चुनौती नहीं देते, उनका अतिक्रमण भी करते हैं। राजेंद्र जी इस कहानी में न तो तथाकथित निम्न जाति की लड़की और ऊंची जाति के लड़के के बीच के प्रेम और शादी के बहाने प्रगतिशीलता के नाम पर कोई चालाकी करते हैं और न ही तथाकथित उच्च विजाति लड़की के साथ बलात् संबंध बनवाकर प्रतिशोधक मूलक प्रवृत्ति को ही बढ़ावा देते हैं। अब यह एक सर्वमान्य तथ्य हो चला है कि हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श को प्राप्त प्रतिष्ठा के सूत्रधार राजेंद्र जी ही रहे। उनके संपादक रूप में जो स्त्री विमर्श मुखर रूप में देखने को मिलता है उसके बीज उनकी कई कहानियों में देखे जा सकते हैं। बिरादरी बाहर उन्हीं कहानियों में से एक है। राजेंद्र जी यह बखूबी समझते हैं कि स्त्री अस्मिता के लिए चल रहे संघर्ष की सार्थक परिणति स्त्रियों के पुरुष जैसा बन जाने में नहीं बल्कि उनके अधिकार और संवेदनाओं को समझने और उनका सम्मान करने वाले पुरुष मित्रों की तलाश में है। प्रस्तुत कहानी में पारस बाबू भले ही मालती की इच्छा के विरुद्ध खड़े हों, उनका बेटा और मालती का भाई संजय अपनी शुरुआती झिझक के बाद मालती के निर्णय में उनके साथ हैं।
राजेंद्र जी की खासियत यही है कि उनके भीतर का पुरुष अपने आप से लगातार लड़ता है। संजय और पारस बाबू के मूल्यों की यह टकराहट दो पीढ़ियों और दो तरह की अवधारणाओं की टकराहट है, जिसमें नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व संजय प्रगतिशीलता के पक्ष में खड़ा है और राजेंद्र जी की समस्त लेखकी प्रतिबद्धताएं उनके और मालती के पक्ष में। उल्लेखनीय है कि पारस बाबू अपने इस निर्णय के बाद पूरे परिवार में लगभग अलग थलग पड़ जाते हैं। इतने अलग थलग कि अपनी मां की आंखों के ऑपरेशन में भी उनके बच्चे तक घर तक नहीं आना चाहते, जब मालती और उसके पति को घर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। पारस बाबू अपने बच्चों की इस जिद के आगे झुकते हैं, लेकिन अतीत में की गई उनकी जिद उन्हें बेचैन किए है। वे अंदर से पिघलना चाहते हैं, लेकिन उस जिद की झूठी छाया उस पर अब भी सवार है। उसका मन उस नए आदमी यानी अपने दामाद को देखना चाहता है और उसकी उस खासियत को करीब से समझना चाहता है जिसने मालती को प्रभावित किया था। उसकी एक दामाद के अनुरूप खातिर करना चाहता है, लेकिन उसके उस जिद की प्रेत छाया उसके अंदर एक अजीब तरह की छटपटाहट भर देती है। मालती बिरादरी के बाहर शादी नहीं करती, एक नई बिरादरी का निर्माण करती है जिसमें पूरा परिवार उनके साथ है और उससे कभी रिश्ता तोड़ चुके पारस बाबू इतने अकेले और बेचैन हो जाते हैं जैसे खुद बिरादरी के बाहर हो गए हों। पारस बाबू की यह बेचैनी और छटपटाहट इतनी स्वाभाविक और स्पर्शी है कि पाठकों को उनसे सहानुभूति सी होने लगती है। इस परंपरागत रूढ़ियों के शिकार एक व्यक्ति की छटपटाहट अंततः खुद को सारे रूढ़ियों से मुक्त कर देने की छटपटाहट के रूप में हमारे सामने आ उपस्थित होती है। इन अर्थों में बिरादरी बाहर की प्रगतिशीलता सिर्फ युवाओं का सपना ही नहीं, बल्कि परंपरा और रूढ़ियों से मुक्त होने की पुरानी पीढ़ी की कोशिश है। बिरादरी बहार के इन पात्रों के बहाने यह कहानी समाज व्यवस्था के निर्माण का जो ब्लूप्रिंट हमारे सामने पेश करता है वह अनायास नहीं हुआ है। राजेंद्र जी की कहानियों में इसकी लगातार कोशिश देखने को मिलती है। प्रसंगवश इससे लगभग 10 वर्ष पूर्व लिखी गई उसकी एक और महत्वपूर्ण कहानी खेल खिलौने की शुरुआत, जहां नीरजा को देखने आए लड़के वालों के प्रस्थान की सूचना से होती है, वहीं बिरादरी बहार की शुरुआत एक विजाती दामाद के पहली बार घर आगमन से होती है। यहाँ भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि खेल खिलौने व जहाँ पराजय की कहानी होते हुए भी परंपरा को तोड़ने के संघर्ष की कहानी है, वहीं बिरादरी बहार उन परंपराओं को तोड़कर आगे निकल जाने और नए समाज के निर्माण की कहानी है। इन दो कहानियों के बीच का फासला, जिसमें राजेंद्र जी कई अन्य महत्वपूर्ण कहानियां शामिल है, इसी नई शुरुआत की लगातार कोशिशें हैं। एक नई बिरादरी के निर्माण के समानांतर बिरादरी के हिमायतियों के खुद बिरादरी बाहर हो जाने की जिस विकलता का सपना राजेंद्र जी ने इस कहानी में देखा था, दुर्भाग्य से वह सपना आज भी सपना ही है। काश बिरादरी बाहर का वह सपना पूरा हो जाता और हम खुशी से कह पाते कि अब बिरादरी बाहर प्रासंगिक नहीं रही। यह था मित्रों राजेंद्र यादव द्वारा रचित बिरादरी बाहर कहानी का समीक्षा, जिसमें कैसे व्यक्ति अपनी जिद, अपने हट, अपने स्वार्थ, अपने समाज, अपने हित, अपनी जीत के लिए एक ही स्थान पर टिका हुआ रहता है और वह जानना तो चाहता, लेकिन वह आगे बढ़ना चाहता है, सोचना चाहता है, नए मार्ग बनाना चाहता है, लेकिन उनकी जिद, उनका अभिमान उनको रोक देता है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।